ब्रेकिंग खबर की बात करते हैं। गाजा में अस्पताल पर हमले को लेकर हमास ने इजराइल और अमेरिका पर मिली भगत का आरोप लगा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि गाजा में हुए अस्पताल के हमले के बाद छवि की लड़ाई तमाम मुल्कों के बीच में छिड़ गई है, जहां पर इजराइल ये कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन ने जो रॉकेट्स फायर किए वही गाजा में अस्पताल पर गिर गए। फिलिस्तीन, ईरान आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल ने सबसे बड़ा अपराध युद्ध अपराध किया है ये। और अब ईरान ने ये कह दिया है जो बाइडेन के दौरे के बीच में कि अमेरिका और इजराइल की मिली भगत से ये आरोप। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू से मिले हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, और ऐसे में ईरान ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ये जो हमला है हमास ने इजराइल और अमेरिका पर मिली भगत का आरोप ये लगा दिया है ईरान ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आज हल्ला बोल में हम इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच में युद्ध के सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरे पर चर्चा करेंगे। गाजा में एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल पर रॉकेट गिरता है, करीब 500 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी थी। 500 लोगों की मौत के बाद शुरू होता है आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला। हमास, फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देश इजराइल को घेरते हैं तो इजराइल दावा करता है कि अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया बल्कि फिलिस्तीन के ही आतंकियों ने किया है। इस बीच जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचते हैं, इजराइल को वो क्लीन चिट दे देते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर पहले से धमकी दे रहा ईरान आग बबूला हो जाता है। सबसे पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। आज 12वें दिन की स्थिति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ओर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं। गाजा में मौत का आंकड़ा अब बढ़ता चला जा रहा है। 3300 लोग मारे गए हैं और 13,000 लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक में अब हम बता रहे हैं आपको क्योंकि वहां पर भी मौतों की संख्या बढ़ रही है। तो ये पैलेस्टीन के जो दो हिस्से हैं, गाजा पट्टी में 3300, वहीं वेस्ट बैंक में 61 लोगों की मौत हो गई है और 1250 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में आइए, अब तक जो आंकड़ा है वो 1400 पहुंच चुका है। 4,500 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। अब हम आपको यह भी दिखाते हैं कि गाजा में अस्पताल में हमले पर अमेरिका और ईरान ने क्या कहा है। अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दिया। बाइडेन ने कहा यह इजराइल का काम नहीं है। वहीं ईरान ने कहा कि अब वक्त खत्म हो चुका है। ट्वीट किया टाइम इज अप, यानी क्या वो जंग के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन का दावा किया तो ईरान ने मुस्लिम देशों को कहा कि इजराइल को तेल देना बंद कर दे, उन देशों से जो इजरायली दूतावास है उसको खत्म कर दे, राजदूतों को वापस भेज दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पर, गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की, कहा कि हमले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी ओर रूस ने हमले को बेहद अमानवीय अपराध करार दिया है। याद रखिए इस पूरी जंग में अमेरिका के खिलाफ है रूस, यानी वो इजराइल के भी खिलाफ बोल रहा है ऐसे वक्त पर। अब हम आपको दिखाते हैं बाइडेन इजराइल तो पहुंचे लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वजह क्या थी? अस्पताल पर हमले की वजह से शांति प्रक्रिया अटक गई है। जॉर्डन का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा। जॉर्डन ने इनकार कर दिया। फिलिस्तीनी जो अधिकारी थे उनके साथ जॉर्डन में मुलाकात होनी थी, समझौते की सूरत बन सकती थी। हम आपको बता रहे हैं उन्होंने जॉर्डन का दौरा रद्द कर दिया है, जहां उन्हें मुलाकात करनी थी मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से, यानी चाहे वो इजिप्ट हो, पैलेस्टीन हो, इन तमाम देशों के नेता जॉर्डन पहुंचते, वहां बाइडेन ने समझौते की सूरत बना सकते थे। उसको अब झटका लगा है। जॉर्डन में होने वाली 4 देशों के साथ बाइडेन की बैठक कैंसिल हो गई है। अब आगे क्या होगा हम इसी पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। अस्पताल पर प्रहार, नरसंहार का कौन जिम्मेदार? लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में सबसे बड़ा धमाका हो गया। गाजा में एक साथ 500 लोग मारे गए। अल अहली अस्पताल तबाह हो गया और गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के बाद इस जंग में सबसे बड़ा मोड़ आ गया। छिड़ गई दोनों तरफ से जंग, ये साबित करने की कि ऐसा अमानवीय करतूत दुश्मन देश ने किया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को जिम्मेदार बताया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इजराइल को सबसे बड़े युद्ध अपराध का दोषी करार दिया और अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दी।
इजरायल ने तमाम सबूत सामने रख दिए कि गाजा के ही आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने अस्पताल उड़ा दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने सबूतों के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि ये एक फेल्ड रॉकेट अटैक की वजह से अस्पताल में धमाका हुआ है। इजरायल ने अपने दावे में विदेशी चैनल पर चलाई गई इस तस्वीर का भी हवाला दिया, जिसमें गाजा पट्टी से निकला एक रॉकेट बीच रास्ते में ही आसमान में जाकर फट जाता है और उसका विस्फोटक नीचे गाजा में ही गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी रॉकेट के विस्फोटक से नीचे अस्पताल में विस्फोट हुआ और वहां आग लगी हुई दिखाई। फिलिस्तीन और ईरान अस्पताल पर हमले को इजरायल का मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध अपराध बता रहे हैं। ईरान इजरायल के खिलाफ घेराबंदी में जुटा है। इस्लामिक देशों के समूह OIC में ईरान ने इजरायल पर तेल प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस्लामिक देशों से इजरायल के राजदूतों को बाहर निकालने की भी साथ में मांग रख दी। अस्पताल हमले के बाद जॉर्डन के साथ साथ कई मुस्लिम देशों में इजरायल के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक मेरे पीछे ये इजरायल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस समय हम लोग गाजा बॉर्डर के बेहद करीब है और गाजा बॉर्डर के बेहद करीब ये देखिए ये बख्तरबंद गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ ये इजरायल की सेना के टैंक। इजरायल की सेना के टैंक यहाँ एक नहीं दो नहीं कई लोग कई टैंक कई बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेनी बेंजामिन पूर्व इजरायली सैनिक हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें सुधांशु जी, कई मुस्लिम देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी दिखाएंगे, लेकिन एक बार दोनों पक्ष दिखा देते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद अस्पताल पर हुआ ये हमला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस जंग में बन रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों तरफ से क्या क्या बातें कही जा रही हैं और क्या सबूत रखे जा रहे हैं। IDF ने जो सबूत दिए हैं वहां से शुरुआत करते हैं। इस्लामिक जिहाद का ये रॉकेट मिसफायर है। देखिए कई आतंकी संगठन है वहां पर, जिसमें एक आपने सुना हमास, जिसका कब्जा है, जिसका वहां शासन एक तरह से चल रहा है गाजा पट्टी में, लेकिन एक और आतंकी संगठन जो वहां पर काम करता है इस्लामिक जिहाद, उसका रॉकेट मिसफायर हो गया। ये पहला उनका आरोप है जो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगाया गया है। जो अगली बात है वो आपको दिखा दें। रडार फुटेज मौजूद है उनके पास। वो कह रहे हैं कि हमारे पास रडार फुटेज मौजूद है, हम उसी के बना पर हमने अपने भी सारे अटैक्स को क्रॉस एग्जामिन किया है, ये कहा IDF के प्रवक्ता ने। अस्पताल बच्चों को हम निशाना नहीं बनाते हैं। और ये भी जो टाइमिंग है, एक दिन बाद जो बाइडेन आने वाले हैं, ऐसे में क्या इतनी बड़ी चूक इजराइल करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि मानवीय आधार पर कई देश अब उसके खिलाफ हो जाएंगे अगर इजराइल इस तरह के हमले करे। हमास आतंकियों का ऑडियो भी जारी किया है, वो ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। हालांकि आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के आतंकी ये कह रहे कथित तौर पर कि हमारा रॉकेट मिसफायर करके हॉस्पिटल में, अस्पताल पर गिर गया है। तो ये बात है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। इजरायली सेना ने जो IDF की तरफ से इस पर कहा गया है वो जल्दी से सुना देते हैं। Hamas has been firing thousands of rockets at Israeli civilians, and what occurred a few hours ago in Israel, or actually at 7 p.m. Yesterday, was that a rocket fired by another terrorist organization called the Islamic Jihad misfired, partially exploded in the air, and then landed on the ground and exploded on the ground close to that hospital in Gaza City. We have been able to reach that conclusion by looking at radar footage, by analyzing our own activity to make sure that we did not have any military activity in that area at that time, and also by looking at visuals, a UAV footage that we have now taken and analyzed to see and confirm that it was not an Israeli strike. जोनाथन क्रॉनिकस से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें बताई हैं और उनको काउंटर भी किया, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन की तरफ से जबरदस्त आरोप लग रहा है। उनके राष्ट्रपति सामने आए और उन्होंने कहा इजराइल ने अस्पताल पर यह हमला किया है।
इसमें आप तस्वीर देख रहे हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की। हमले में 500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। सबसे बड़ा युद्ध अपराध उन्होंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, 3 बार कहा। हमले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इन सब को लेकर इजराइल पर उंगली उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय फैसले कई हैं, किसी का पालन इजराइल नहीं कर रहा है इस युद्ध के बीच, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका नहीं चाहता फैसले लागू हो और अब तो बड़ी खबर आ ही गई है कि सीधे सीधे फिलिस्तीन ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका की मिली भगत से गाजा पट्टी पर ये हमले हो रहे हैं। अब आइए हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि वो ऑडियो, क्योंकि जो ऑडियो की बातचीत हो रही है वो ऑडियो क्या है। एक तो हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें एक विदेशी मीडिया के वीडियो के हवाले से इजरायली डिफेंस फोर्स ने बात की। अब जो हमास का ऑडियो जारी किया है इजराइल की सेना ने, वो आपको सुना देते हैं। इसमें आपस में आतंकी बातचीत कर रहे हैं कि रॉकेट मिसफायर हो गया है, हॉस्पिटल पे गिर गया। तमाम मुल्क ऐसे हैं, कई सारे सैंक्शंस हमास को लेकर, आतंकी संगठन हमास को घोषित किया हुआ है, अमेरिका ने भी, यूके ने भी। और जिस तरह की ये अब कुछ सबूत आ रहे हैं जो इजरायली सेना सामने रख रही है, फिलिस्तीन का यह कहना है कि इजरायल ने ही अस्पताल पर बमबारी किया है। पीएम ने कहा है जो भी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी जिम्मेदार है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक तो भारत सरकार का क्या स्टैंड है, हमास को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है। तीसरी तरफ क्या आप भी मानते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में हमले के बाद कई मुस्लिम देश अब खुलकर विरोध में आ गए हैं इजराइल के, जो पहले शायद थोड़ा शांत भी थे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम मुल्क, सबसे ज्यादा तो जॉर्डन ने कैंसिल कर दिया, जो बाइडेन को होस्ट करने से इनकार कर दिया, कहा कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे। बाइडेन, इजिप्ट की तरफ से राष्ट्राध्यक्ष, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट, सब जॉर्डन में मिलने वाले थे, वो भी कैंसिल हो गया है। सुधांशु जी। देखिए, जो अस्पताल में बेगुनाहों की मौत हुई है वो बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है। इसके ऊपर भारत सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, परंतु यदि अगर आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखें, जो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि और सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य देखें, तो ऐसा प्रतीत होता है। पहली बात, चूंकि वो जो बाइडेन के दौरे से ठीक एक पहले, तो जो आपने कहा कि हो सकता है कि ये मतलब इस तरीके की गलती इजराइल करेगा इस समय, जिससे उसको हर ढंग से राजनीतिक नुकसान है, इसकी संभावना कम लगती है। हां, दूसरी तरफ से हो सकती है जिसमें कि उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है या गलती हो सकती है, इसकी संभावना अधिक प्रतीत होती है। पहली बात। दूसरी बात, इजराइल की टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन यानी जो उनकी सटीकता है वो इतनी उच्च कोटि की विश्व में मानी जाती है कि वो गलती से किसी प्रकार का कोई रॉकेट फायर करके इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिरा दे, इसकी संभावना कम लगती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमास के पास जो वेपनरी है यानी जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी सटीकता और गुणवत्ता उस श्रेष्ठ श्रेणी की नहीं मानी जा सकती, इसलिए यह संभावना अधिक प्रतीत होती है। और तीसरा, आपने कहा मुस्लिम देश अगेंस्ट में हो गए, तो अगर आप देखें तो यह पूरा माहौल इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि जब यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध बना रहे थे, तो अब बहुत स्पष्ट है कि ईरान या अन्य देशों का यह प्रयास था कि ये परिस्थिति न बनने पाए और यह मामला इजराइल बनाम मुस्लिम कंट्रीज का हो जाए। और जिस तरफ इस घटना के बाद जाता हुआ दिख रहा है, तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। और अगर हमारे विरोधियों को कोई एक उदाहरण, मैं दावा नहीं करता, बात कहना चाहता हूं, जो हमास के फाउंडर थे मौलाना शेख मोसैनी उनका नाम था शायद, जिनको 2007 में मार दिया गया, उनके बेटे हसन यूसुफ ने किताब लिखी है सन ऑफ हमास 2010 में। उसमें उसने साफ साफ से बात लिखी है कि उसने क्यों हमास छोड़ा और किस कारण से उसको नफरत हुई, उसने बहुत साफ लिखा। ये किसने लिखी है? मैं नहीं कह रहा हूं, हमास के संस्थापक के बेटे हसन यूसुफ ने अपनी किताब में लिखा है कि बेगुनाहों की मौत के बाद उसके ऊपर राजनीति करने का जो उसने दृश्य देखा, उस कारण से उसके दिल में इतनी दुख, वेदना और नफरत पैदा हुई कि वो हमास को छोड़ के चला गया। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा, अभी वारिस पठान साहब तमाम चीजें इधर उधर की बोलेंगे और बहुत जोश में, बहुत जुनून में, बड़े तैश में बोलेंगे, मगर न मेरी बात पे यकीन करिएगा और ना इनकी बात पे यकीन करिएगा। जाके चेक करिएगा, सन ऑफ हमास किताब का नाम है,
जो हमस के संस्थापक के बेटे हसन यूसुफ ने लिखी है, उसने क्या लिखा। तो इस परिस्थिति से भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और जो सोशल बैकग्राउंड है, उन तीनों से प्राइमा फेसिया ये सहज नहीं लगता कि इजराइल को ये करने का कोई भी फायदा हो या उससे गलती हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमास की तरफ से होने का फायदा भी दिखता है और गलती होने की संभावना भी दिखती है। ठीक तो है। मगर ये सारी बातें जांच के बाद निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि 500 बेगुनाहों की यह दर्दनाक मौत, क्योंकि ये युद्ध के स्थापित नियमों में से एक है कि अस्पताल पे कभी अटैक नहीं किया जाता। अगर अस्पताल पे अटैक हुआ तो ये मेरे विचार से बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी जानबूझ के हुई है या गलती से हुई है, दोनों परिस्थिति में फिक्स होनी चाहिए। ठीक है वारिस साहब, वो कह रहे हैं कि गलती की ज्यादा संभावना हमास जैसे आतंकी संगठन की है। वाटर की पाइप्स को काट काट के तो वो रॉकेट बनाते हैं। हम आपको दिखाते हैं, मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने बात करूंगी, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी कहा है कि लगभग 450 रॉकेट्स तो उनके वैसे ही खुद ही गाजा में गिर गए। हम आपको बताते हैं 2023 में मौजूदा युद्ध शुरू होने से पहले मई महीने में, सिर्फ मई महीने में वारिस साहब 5 दिनों में गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 1469 रॉकेट्स दागे गए थे। करीब 20% 20% यानी 291 रॉकेट्स गाजा में ही फट गए थे। 39 रॉकेट समंदर में जाकर गिर गए थे। इसी तरह 2022 के अगस्त महीने में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की ओर से इजराइल पर करीब 1100 रॉकेट्स दागे गए, जिसमें 18% 200 रॉकेट्स गाजा में फिर गिर गए थे। 40 से अधिक लोग उस वक्त मारे गए थे। इससे पहले 2021, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं और ये उन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि इतने रॉकेट्स वहां पर जब उनके खुद के गिरते तब तो इजराइल रॉकेट्स नहीं फायर कर रहा था। 2021 में गाजा पट्टी से 4360 रॉकेट्स दागे गए थे, मोर्टार्स दागे गए थे। 680 यानी 16% रॉकेट्स गाजा में ही गिर गए थे। 280 रॉकेट्स समंदर में गिर गए थे। क्या इससे इस बात को बल नहीं मिलता है कि उनके रॉकेट्स मिसफायर होने का जो रेट है 16 to 20% है। अब वो अभी भी लगातार फायर कर रहे हैं और हमने जो प्रूफ उनकी तरफ से दिए गए हैं कि हमास के ही आतंकी आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा ही रॉकेट गिर गया है। तो क्यों ना माना जाए इजराइल के डिफेंस फोर्स की बात? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात, इजराइल एक नंबर का झूठा है, हैबिचुअल लायर है और झूठ बोल रहा है इजराइल। वहां पर अंजना जी रिपोर्टर खड़े पिछले 12 दिन से जो ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बीबीसी के हो, चाहे WSG के हो, चाहे MBSN के हो, बड़े बड़े जितने भी आपकी तरह चैनल है, सबके रिपोर्टर वहां खड़े हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो हमास इस्तेमाल कर रहा है वो मामूली PIG रॉकेट्स है और जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो US मेड JDAM बॉम्ब्स है। ये इजराइल के एयर स्ट्राइक पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो है। उसी की स्ट्राइक की वजह से हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हो गया जिसमें 500 लोग मर गए। नरसंहार हो गया जिनमें डॉक्टर थे, पेशेंट थे और बच्चे थे। वो बच्चे जो 4 घंटे पहले वहां खेल रहे थे, उन सब तमाम का नरसंहार कर दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल का जो सबसे बड़ा डिजिटल ये है चलाता है, जो डिजिटल इंचार्ज है, उसने पहले ट्वीट किया कि हम इस तरह से हमने अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ, इतने लोग मर गए। उसके बाद में फौरन कुछ मिनटों के बाद उसने अपना ट्वीट को डिलीट कर दिया। इजरायली एजेंसी ने एक वीडियो निकाला एयर स्ट्राइक दिखाते हुए, जब लोगों ने हाहाकार मचा दिया कि जूना है, उसने वो भी डिलीट कर दिया। तो सिर्फ झूठ, इसके पहले भी इजराइल ने इसी तरह का झूठ बोला उनके रिपोर्टर द्वारा कि 40 बच्चों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो बाइडेन US के प्रेसिडेंट सामने आए, उन्होंने कहा यह बहुत दिल को दहला देने वाली बात है। फिर उसी दिन वॉशिंगटन ने प्रेस रिलीज किया कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई इसकी चीज नहीं है। बात नंबर 2, झूठ इनका कैसा पकड़ाता है। पहले भी इन्होंने अल जजीरा की एक पत्रकार थी अंजना जी, आपको अगर याद होगा तो, वेस्ट बैंक के अंदर शिरीन अबू अखले, उसका गोली मार के उसका कत्ल कर दिया गया। फटाक से इजराइल ने आके बोल दिया कि इसको पैलेस्टाइनों ने गोली मार दी, उसका मर्डर हो गया। बाद में महीनों के बाद पता चला, इजराइल ने बोला कि हमारे जो इजरायली सोल्जर थे उनकी गोली से उसकी डेथ हो गई। और इजराइल ने कोई ये पहली मर्तबा किया कि अटैक इस तरह सिविलियन के ऊपर। आप क्यों भूल जाते हो काना मैसेकर 1996 का, जहां पर साउथ लेबनान के अंदर यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में सारे रेफ्यूजी जब आकर जमा हो गए थे, वहीं पर इजराइल ने बॉम्बिंग किया था और 100 लोगों को मार डाला था। तो आपको ये सब भी भूलना नहीं चाहिए। और ये जो इजराइल
आज दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आप तमाम रिपोर्टर्स के, जर्नलिस्ट के, सबके रिपोर्ट देख लीजिए कि इसराइल बर्बरता कर रहा है। दिस आर वॉर क्राइम्स। नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, उसको ट्राई करना चाहिए अंडर वॉर क्राइम्स के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर के भी कानून और कायदे हैं। आप इस तरह का जहां पे पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे बॉम्बिंग नहीं कर सकते, आप पानी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल बंद नहीं कर सकते। 2 दिन पहले से इसराइल बोलता आ रहा है हॉस्पिटल वालों को कि आप खाली करिए। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। अंजना जी, आपने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जिंदगी में नहीं देखा, आपका दिल दहल जाता जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां पर मैनेजमेंट नीचे पूरी तरह से चारों ओर लाशें बिछी हुई है, उन लाशों के बीच में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और बोल रहे हैं कि हमको 2 दिन पहले कहा था कि खाली करो। यहां पर हम कहां खाली करके जाते, यहां पर उसने बॉम्ब मार के एथनिक क्लेंसिंग है ये पूरी तरह सबको मार दिया, एनेस्थीसिया दे दिया सबको कि ठीक है दवाई दारू नहीं है तुम्हारे पास, दवाई पानी नहीं है, तो हम इसको ऐसा करके इस तरह से मार डालेंगे। अब बात आगे रुकती है। अंजना जी बताइए, जो ये आके बोल रहे हैं ना जो बाइडेन आज कि वहां पे ऐसा नहीं है, आपके पास क्या प्रूफ है बताइए, आज प्रूफ क्यों नहीं बताते? एक आप ऑडियो दिखा रहे हो अंजना जी, एक ऑडियो दिखा रहे हो। अरे जब भी तुम्हारा इंटेलिजेंस कहां चला गया था 7 तारीख के दिन जब हमास घुस गया पानी से, हवा से, जमीन से, तब आपके पास कोई रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन नहीं है, और कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो हमासी सोल्जर का। दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि इस्लामिक कोई दूसरा आतंकवादी संगठन आ गया, उसका रॉकेट फेल हो गया। अरे उनके रॉकेट फेल होने से इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं होती है, 10-12 लोगों की सिर्फ जान जाती है। मगर यहां तो जिस तरह से आप हमने वीडियो देखे, विजुअल्स पूरा दिखा रहा है कि पूरा हॉस्पिटल को खत्म कर दिया गया, पूरा इंसानियत का कत्ल कर दिया गया। इसराइल इस वॉर के, जंग के नाम पे पूरे एरिया के अंदर इंसानियत का नंगा नाच नाच रहा है, कत्ल करता जा रहा है, मैसेकर कर रहा है, मास मर्डर करा जा रहा है, और ये भूलेंगे नहीं। आज आप देखिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है पैलेस्टीन के साथ, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया पैलेस्टीन के साथ, क्योंकि इस तरह का नरसंहार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन तो भुगत चुका है, अब भी यूनाइटेड नेशन आएगा। अब सारे अरब वर्ल्ड वारिस साहब, हमास के लिए बोल दीजिए ना, हमास को आप आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं? हमास पे ही बोल दीजिए, हमास को आप आतंकी संगठन मानते हैं? हमास के लिए तो देखिए अंजना जी, मुझ पे बोला गया कि मैं तो आतंकवादी का हमेशा समर्थन करता हूं। मैंने तो हमेशा से कंडेमनेशन किया है। अरे हम लोग तो वो थे जिसने ISIS का चीफ बगदादी को जानूं का कुत्ता कहा था, क्या आपने वो हमारा नहीं देखा? और आप तो हमेशा से जुल्म करने वाले को साथ दिए हो। हिटलर ने जब यहूदियों को मारता था, यही सावरकर गोवलकर उसका सपोर्ट करते थे। आज इस्राइल मार रहा है फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को, तो आप उसके सपोर्ट के अंदर खड़े हो गए। बार बार बोलूंगा, फिर अंजना जी के शो में आज भी बोलूंगा, आप जो बोल रहे हो मेरा क्या लगा है, मेरी भी आस्था लगी। अच्छा, तो यहूदियों का जुल्म तो हुआ था ना, मेरा पहला किबला है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा इंसानियत के साथ है, मेरा इंसानियत के साथ भी नाता है, और मैं देश के साथ भी खड़ा हुआ हूं। मेरे भारत देश ने बताइए, अब तक आपने हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, क्यों नहीं किया? दाऊद इब्राहिम को तो इंटरनेशनल टेररिस्ट आपने बता दिया है, हम भी मानते चलो है, आपने क्यों नहीं घोषित किया हमास को इंटरनेशनल टेररिज्म? क्यों नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? सेना से जुड़े 2 लोग हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ? आप जाके धंधा कर रहे हो उसके साथ। सेना से जुड़े 2 लोग हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए एक बार, थोड़ा सबको ज्ञान मिलेगा उससे। जनरल मेस्टन, आपको किसका हाथ दिख रहा है इसमें? अंजना, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान होता है, सबसे पहले शुरू होता है इरादा, इंटेंट। इजराइल ने अपना इरादा बहुत क्लियर बताया था कि हमास को खात्मा करना है, कोई इसमें शक नहीं है। दूसरा, उनके कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था कि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया था वहां की जनता के लिए, लीफलेट्स भी ड्रॉप किए थे कि ये सारे वहां से नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाए। क्यों किया? क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। अमूमन तौर पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सीक्रेट होता है, यहां पर इजराइल को अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नॉर्थ गाजा रिवील करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाना था। जब ये सिविलियंस जा रहे थे साउथ की तरफ, कौन रोक रहा था इनको रास्ते में? रोड ब्लॉक्स कौन लगा रहा था? हमास इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करती है। अब हम बात करते हैं ये हादसे की। देखिए, एज अ मिलिट्री मैन मैंने सर्विस में देखा है कई बार रॉकेट्स और मोटर्स पहले फट जाते हैं, और वो होता है जब हमारी जैसे फौज में इतना डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस से सारा ये चेक होता है, जो एक्सप्लोजिव होता है, हर उसके अंदर एक एक्सप्लोजिव होता है। हमास का एक्सप्लोजिव कौन चेक कर रहा है? वहां कौन सी DGQA बैठी है? उनका एक्सप्लोजिव लोकल मेड है, कंट्री मेड है, और उसका ऑब्वियसली मिसफायर होगा। और जो डाटा निकला है इजरायली डिफेंस फोर्सेस से, वो साफ जाहिर है कि कितने मिसफायर्स होते हैं। ये मिसफायर हुआ है, और मैं तो बोलूंगा मिसफायर भी नहीं, ये एक उसमें से रॉकेट दागा गया जानबूझ के, क्योंकि कल ही ईरान की टॉप लीडरशिप ने 3 स्टेटमेंट दिए थे कल शाम को।
पहला, ये रेजिस्टेंस फोर्स लड़ेगा, कहने का मतलब इस्लामिक जिहादी, हिजबुल्ला और हमास, ये आखिरी दम तक लड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट था पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना। और तीसरा था जो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि आज शाम को कुछ होगा, कुछ होगा और हम करेंगे। यही होना था, ये ईरान ने कराया है और वो हुआ। और ये जानबूझ के प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट से पहले हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल फोकस चला जाए। जॉर्डन में जो पीस प्रोसेस होना था, वो जो टॉक्स होनी थी, उसको सैबोटाज करना था कि ये मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करे। और तीसरी बात, इंडिया में इतने मुसलमान हैं, सिर्फ कुछ लोग भावुक हो रहे हैं, जैसे यहां एक कोई बैठे हुए हैं। क्यों भावुक हो रहे हैं? वो आपका देश नहीं है, हमारा देश ये है। और अगर आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो इंसानियत 7 अक्टूबर को खो गई थी, जब औरतों के साथ वहां पर एक जूइश फेस्टिवल चल रहा था, उसको जाके अटैक किया, बच्चों को मारा, उनको प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं छोड़ा। और एक तो वहां पर थी होलोकास्ट की लेडी 90 इयर्स, व्हील चेयर में, उसको मारा। ये इंसानियत कहां चली गई है? और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा वारिस पठान जी को कि अगर ये लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप हमास की इतनी तगड़ी है, कौन सा उसका बंदा वहां बैठा हुआ है? गाजा में एक भी नहीं बैठा हुआ है, कतार में बैठे हैं, टर्की में बैठे हैं, 7 स्टार होटल्स में बैठे हैं। क्यों नहीं वो अपने साथ हैं? भारतीय सेना हो या इजरायली डिफेंस फोर्सेस हो, तो हम लोग अपने जवानों के साथ लड़ते हैं, 5 स्टार होटलों में नहीं टाइम निकालते हैं। वो क्यों नहीं है वहां पर? वो ये लोगों को जो आप बोल रहे हैं ना, मैं बोलूंगा ये युद्ध का सबसे बड़ा क्राइम है। अपने लोगों को युद्ध बलि बना रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलूं कैनन फॉडर ट्रीट कर रहे हैं। लोगों को भड़का रहे हैं और उनको मिसगाइड कर रहे हैं और खुद ऐश कर रहे हैं। इनके बेटे कईयों के तो वेस्ट में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। टर्की में इनके इतने बिजनेस है, आप सारी डिटेल्स चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। वो लड़ाई में क्यों नहीं शामिल है? लड़ाई में अगर शामिल होना चाहिए तो उनको यहां पर होना चाहिए था। अफगानिस्तान का एक एग्जाम्पल लिए, वो अशरफ घानी वहां से क्यों छोड़ के चला गया अपने लोगों को जब तालिबान ने अटैक किया? लीडरशिप हमेशा अपने लोगों के साथ होती है। लीडरशिप कतार और टर्की में मजे कर रहे हैं और रोज भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है? मैं तो बोलूंगा अभी इसराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनको एक्सपोज करना चाहिए, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को। ये कितनी अय्याशी, कितने मजे कर रहे हैं, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टीज है। टर्की में इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, कतार में प्रॉपर्टी है, दुबई में प्रॉपर्टी है। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और तब ये इस्लामिक वर्ल्ड को पता चलेगा कि ये जो एक कार्ड खेलते हैं मुस्लिम को जोड़ना, मुस्लिम को वो बेघर कर रहे हैं। और आज अगर ईरान में इतनी हमदर्दी है तो वही ईरान ये पैलेस्टीनियन को क्यों नहीं ले लेता है? आज आप हिंदुस्तान में रहते हैं, महिलाओं की इज्जत है, आप ईरान में देखिए महिलाओं को मारा जा रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है। जी सर। कौन सा वहां पर हम बोलते हैं कि वो मुस्लिम वुमेन की इज्जत है? हाँ। अफगानिस्तान में हो रहा था, क्यों नहीं ईरान ने वहां रिफ्यूजीज ले लिए? आज सीरिया के रिफ्यूजीज, पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज, अफगानी रिफ्यूजीज कहां बैठे हैं? अमेरिका में, वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, अरब देश में। क्यों नहीं जाते? गाजा से इजिप्ट और अन्य देश वहां पर अपना रास्ता खोलने को तैयार नहीं है, उनको लेने को तैयार नहीं है। अरब देश क्यों नहीं लेते हैं? अरब देश क्यों नहीं लेते हैं? सीधे जवाब पता है। और ये पाकिस्तान क्यों नहीं लेता है? बिल्कुल। पाकिस्तान के पास तो अफगानी रिफ्यूजीज आए थे, उनको उन्होंने मार के। और मैं आपको बताऊं, मैं अफगानिस्तान में 3 साल रहा हूं, आपको ऐसे अफगानी खड़े कर देंगे जो बताएंगे कि कितना उनको टॉर्चर, उनकी लड़कियों को किस प्रकार रेप किया जाता था। मैं खड़ा करूंगा आपको अफगानी। और इसीलिए अफगानी वो जात वो है जो पाकिस्तान को सख्त नफरत करती है और हिंदुस्तान से प्यार करती है, क्योंकि हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो आज पूरी विश्व मानती है। हम एक सेक्युलर कंट्री है और हम एक ये धर्म उस पर नहीं लड़ते हैं। बांग्लादेश बना, हाँ। तो अगर धर्म की बात बनी थी तो बांग्लादेश कैसे बन गया? बिल्कुल। दोनों मुसलमान हैं। जी, एक बार बैनी साहब के पास चलते हैं। सर, आपके पास आते हुए मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में, वरना मुझे बताइएगा। ये जो परिस्थिति बनी है, अब अस्पताल में हुए इस हमले के बाद बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कई उंगलियां उठ रही हैं इजराइल पर। उंगलियां उठने दो, उंगलियां तो उठेगी हमारे पास। हम लोग अच्छा भी करेंगे तो उंगलियां उठेगी, खराब भी करेंगे तो उंगलियां उठेगी। हम लोग नहीं चाहते खराब करने के लिए, बट हम लोग के ऊपर उंगलियां हर एक बार उठती है। उन लोग को लग रहा है कि हम लोग ही खाली उंगली करें, उन लोग कुछ नहीं कर रहे। उन लोग ने साथ जब अपने मेरे फ्रेंड ने अभी हमारे पहले बोले, बहुत अच्छे बोले, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं 54 साल इधर से हूँ, 54 ईयर्स मैं इधर इसराइल में हूँ। जो कुछ हिंदी टूटी मुटी आती है मैं आपको बता सकता हूँ।
एक बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या जो पठान साहब ने बात किया उसके पहले, पठान साहब ने, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग बॉम्बे में रहते थे और मेरे डैडी हर एक बार बोलते थे ये पठान जो है वो सच टंग के है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पठान जी ऐसे बोलते थे हम लोग उनको बहुत सारे इससे मानते थे कि बाबा पठान है, पठान मीन्स मर्द है, मर्द मीन्स झूठा नहीं बोलेगा। ये अभी पठान साहब ने जो बोला वो सब झूठा था। उन्होंने पहले देखने मांगता है क्या हो रहा है इधर, कितने साल हो रहा है इधर, 20 साल गाजा हम लोग ने वापस दिया है, 20 साल से उनको पैसा आ रहा है कतर से, कितने कंट्री से पैसा आ रहा है, उन लोग पैसा का क्या कर रहा है, पैलेस्टीन उनको देते हैं नहीं, उन लोग अपना पहले तिजोरी भरते हैं, उन लोग अपना बैंक भरते हैं। हाँ, मैं बैनी साहब एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आपके पीछे तस्वीरें दिख रही हैं, क्या 7 अक्टूबर के हमले में जो बच्चे मारे गए हैं उनकी तस्वीर आपने पीछे लगाई है? उन लोग का कैप्चर किया है, बंधक किया है, बंधक बने हुए बच्चे लोग जो और ये देखो, ये 2 बच्चे मेरे पास अभी देख रहे हैं ना मेरे कैमरा में, बराबर नहीं दिख रहा है, ये 2 बच्चे इंडियन के हैं, अपने इंडियन के, और उन लोग बच्चे ज़ेरोत में रहते थे, उन लोग माँ बाप के साथ उनके दादा के पास आ रहे थे और बीच में ही उनके माँ बाप को मार दिया और इन लोग 2 बच्ची खाली रह गई। ये किसने किया? हमास ने किया, हम लोग ने नहीं किया, हमास ने किया। और मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे फ्रेंड थे पहले बात किया, उन्होंने सब बताया आपको कैसी फुल फैमिली को जला दिया, कैसे पेट से औरत को उसके पेट में से बच्चा निकाल के खत्म कर दिया उसके सामने और फिर उसको मारा। I mean so many things, bad things that you can only, you know, believe me, मेरे को कुछ नहीं हो गया, I am safe, बट मेरे को रात को सो नहीं पड़ रहा हूं मैं इतना मेरे को बुरा लग रहा है, क्या ये क्या हो रहा है ये। और जो पैलेस्टीनियन जो है उधर सॉरी जो पैलेस्टीनियन उधर है उनको उन लोग ने बंधक करके रखा है। दैट्स द मेन थिंग। हम लोग को छोड़ो, उनको भी बंधक करके रखा है। एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए उनका चेहरा, वो दिखा रहे हैं सुधांशु जी। ये तमाम लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं और मुझे लगता है जो हॉस्टेज क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है। 1 साल का बच्चा है उधर, 1 साल का बच्चा है उधर, 1 साल का भी बच्चा है उधर, 80 साल की औरत है जो अपने फ्रेंड ने बोला कि 90 साल के होलोकॉस्ट मूवमेंट को मारा, 80 साल की होलोकॉस्ट मूवमेंट उधर बंधक में है। क्या कर रहे हैं उन लोग? व्हाट दे वांट, यू नो व्हाट, आई विल टेल यू व्हाट, जो हम लोग बोलते हैं ना पीस टॉक, पीस करो, पीस करो, ये करो वो करो, उन लोग को पीस नहीं मांगता है। उन लोग को क्या मांगता है मन में? दे वांट टू वैनिश अस फ्रॉम दिस प्लेस, दैट्स ऑल, फिनिश। उन लोग को दूसरा कुछ नहीं मांगता है। हमारे साथ 25 तक के अरब रहते हैं, उनको आगे पूछो कैसे रहते हैं उन लोग। अच्छे से रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे दोस्त है, हमारे नो प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते थे। जी जल्दी से सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जैसे अभी इन्होंने कहा बैनी साहब ने, ये बड़े दुखद बात है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहे कि हम जो बंधक हैं उनको वापस कर देंगे अगर ये अटैक रुक जाए, तो समझ में आता है। हाउ कैन ए गवर्नमेंट से, मतलब ईरान और टर्की ये कह रहे हैं कि अगर बम्बार्डिंग नोक दी जाए तो हमास बंधकों को वापस कर देगा। इसका मतलब तो अब मैं पठान साहब से पूछना चाहूंगा, ये युद्ध का उल्लंघन कौन है? कोई राज्य, कोई स्टेट ये कह सकती है कि साहब हमने कैप्टिव करके रखा हुआ है और हम निगोशिएट करेंगे बंधकों के? बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि हमास के बिहाफ पर अगर ये दूसरे मुल्क ये कह रहे हैं कि वो बंधकों को वापस कर देंगे अगर आप युद्ध विराम कर दीजिए, कुल मिलाकर तस्वीर जटिल होती जा रही है, जंग भीषण, और इस सब के बीच बड़ा सवाल ये कि दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बंधक इस वक्त भी आप देख ही रहे हैं उनकी तस्वीरें, एक बड़ा क्राइसिस दिख रहा है।